चैनल शिक्षाश्रम। तो आज हम पढ़ेंगे फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो लेट सिग्मा भी तो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इफ ए थिन स्फेरिकल सेल। तो सिग्मा तो आप जानते ही होंगे, वो Q/A होता है। तो द सिचुएशन इज ऑब्वियस स्फेरिकल सिमेट्री। तो इसमें तो हम स्फेरिकल सिमेट्री होगा ही, क्योंकि हम लोग स्फेरिकल सेल का मान रहे हैं। तो द फील्ड एट एनी पॉइंट P आउटसाइड और इनसाइड कैन डिपेंड ओनली ऑन R। तो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो होगा वो एट एनी पॉइंट P आउटसाइड और इनसाइड कैन डिपेंड ऑन ओनली ऑन R। रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल टू द पॉइंट एंड मस्ट बी रेडियल, दैट इज अलोंग द रेडियस वेक्टर। समझ गए? तो जो फील्ड एट पॉइंट एनी पॉइंट P होगा और आउटसाइड और इनसाइड में वो डिपेंड करेगा ओनली R पे। प्रीवियस केस में वो R पे डिपेंड नहीं करता था, सेकंड वाले केस में जो हमने प्लेन शीट वाला ही किया, लेकिन इसमें वो डिपेंड करेगा R पे। द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल ऑफ टू द पॉइंट इट मस्ट बी रेडियल, दैट इज अलोंग द रेडियस वेक्टर। तो field outside the shell, consider a point P outside the shell with radius vector R। तो एक पॉइंट P मानो आउटसाइड द सेल, मान लीजिए ये आपका सेल है और इसके आउटसाइड में एक पॉइंट P मानो जिसका रेडियस वेक्टर R हो। तो कैलकुलेट E एट P। तो हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो एट P, वी टेक द गॉसियन सरफेस टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस R एंड विथ तो उसके अलोंग ही हमने एक गॉसियन सरफेस माना है जो स्फीयर के अराउंड जिसका रेडियस R है एंड विथ सेंटर O। वो गॉसियन सरफेस का और वो जो सेल है उसका मतलब जो सेंटर है वो सेम है R, तो जो कि पासिंग थ्रू P। All points on this sphere are equivalent relative to the given charge configuration, that is what we mean by spherical symmetry. The electric field at each point of the Gaussian surface therefore has the same magnitude। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट ईच पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस वो उसका सेम मैग्नीट्यूड होगा E एंड इज अलोंग द रेडियस वेक्टर एट ईच पॉइंट। Thus E and delta S at every points are parallel and the flux through each element is the E delta S। तो इसीलिए फ्लक्स जो है वो E डेल्टा S होगा, और E ऊपर जैसे हमने देखा वो एट ईच पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा। समिंग ओवर ऑल डेल्टा S द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज E इंटू 4πr²। तो जो फ्लक्स होगा वो तो इंटू 4πr² होगा। द चार्ज इंक्लोज्ड उसके अंदर है वो सिग्मा 4πr², क्योंकि चार्ज जैसे कि हमने सिग्मा जानते थे Q/A होगा, तो जो चार्ज है वो सिग्मा A होगा और जो एरिया है वो स्क्वायर का एरिया 4πr² मान लेते हैं। उसके बाद जो सिंपल ही गॉस लॉ है EDS डेल्टा S, और उसके बाद Q/ε0। ε0 ये है और Q हमने अभी ऊपर देखा Q कैसे निकला, और वही तो उससे हम लोग का E का वैल्यू मिलेगा Q/4πε0r²। तो इसमें देखिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस केस में वो R पे डिपेंड करता है। तो वेक्टर Q चलो 4πr² सिग्मा E थे टोटल चार्ज ऑफ द स्फेरिकल सेल। तो चार्ज हमने देखा ऊपर डिराइव किया था वही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आकर निकलता है Q/4πε0r²। वेक्टोरियली लिखेंगे तो हमने अब एक R वेक्टर दे देंगे सिंपली, तो स्फेरिकल सेल तो हमें आ जाएगा द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब क्या, Q ग्रेटर देन 0 होगा एंड इनवर्ड इफ Q लेस देन 0। दिस हाउएवर इज एक्जैक्टली द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ। Thus for points outside the cell and field due to a uniformly charged cell is as if the entire charge of the cell is concentrated at its center। अब फील्ड इनसाइड द सेंटर, ये जो ऊपर हमने पढ़ा ये तो था फील्ड आउटसाइड द सेल। जो सेल था उसके आउटसाइड में जो फील्ड होगा वो होगा मतलब Q/4πε0r²। तो जो आउटसाइड में है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। लेकिन इनसाइड के केस में देखिएगा द पॉइंट P इनसाइड द सेल, मान लीजिए जो पॉइंट P हमने जो बाहर पहले माना था
वो सेकंड केस में अभी हम लोग उस पी को अंदर मान रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस भी अंदर ही होगा। तो गॉसियन सरफेस अगेन स्फीयर थ्रू पी सेंटर एट ऑल वो सेम कंडीशन। तो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कैलकुलेटेड एज बिफोर इज वो ई 4πr²। हाउएवर इन दिस केस द गॉसियन सरफेस इंक्लूड्स नो चार्ज। तो अभी देखिएगा जो गॉसियन सरफेस है उसमें कोई चार्ज नहीं है। देखिए पहले के केस में जो गॉसियन सरफेस अंदर था बाहर था, तो उसके अंदर ये जो सेल के अंदर जो चार्जेस है वो पे इंक्लूडेड होते थे, लेकिन अभी तो जो गॉसियन सरफेस वो अंदर रह गया ना, तो इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए हमने क्या पढ़ा था, जो फ्लक्स होता है वो ई डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर क्यू ही जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ई भी जीरो हो जाएगा आपका हमारा आर लेस देन आर के केस में, मतलब इनसाइड के केस में ई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। अगर ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखिए सेल के बाहर तो वो मतलब चार्ज है, गॉसियन सरफेस था तो चार्ज है तो उसमें कुछ वैल्यू होगा, लेकिन अंदर अगर होगा तो अंदर तो वो चार्ज नहीं होता है, तो चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। दैट इज द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सेल इज zero at all points inside the cell. This important results is a direct consequences of Gauss law, which follows from Coulomb's law. This important result जो है इज डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंस ऑफ गॉस लॉ है, जो कि फॉलो करता है कूलम्स लॉ। द एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट कन्फर्म्स द 1/r² फॉर डिपेंडेंस इन कूलम्स लॉ। तो ये कूलम्स जो ये एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन हुआ है वो हमें दर्शाता है कि जो कूलम्स लॉ में जो 1/r² जो पे जो डिपेंड्स करता है वो हमें दर्शाता है। द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट कन्फर्म्स द 1/r² डिपेंडेंस इन कूलम्स लॉ। तो 1/r² का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसमें भी देखिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऊपर देखे थे वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² निकला, तो वही बताया गया है। तो इसी के साथ हम लोग का ये लेक्चर भी ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो आगे आप इसका क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो जेई के पर्सपेक्टिव से हो या आपका बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हो। ये चैप्टर आप मतलब इसका वेटेज हमेशा मतलब रिलेवेंट रहता है और आपको मतलब अच्छे स्कोर बनाने में मदद भी करता है। तो इसके हर कॉन्सेप्ट को मतलब बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा और जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन ज़रूर इसका मतलब आप तैयार कर लीजिएगा, मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा जितना हो सके। आगे भले आगे चैप्टर आप क्यों ना पहुँच जाए, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म क्यों ना पहुँच जाए, लेकिन पीछे मतलब वीकेंड में हो क्यों ना हो, आप एक या दो क्वेश्चन या 3 जितने भी हो सके उतना मतलब पीछे करते रहेगा, तभी आपको मतलब मदद मिलेगी। नहीं तो लास्ट में बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है, जिसके कारण मतलब मतलब मैनेज नहीं हो पाता है। इसीलिए हल्का हल्का मतलब आप एक स्टेप लेंगे तो वो ज़रूर एक दिन आपको मतलब पहाड़ बनते दिखेगा और वही आपको ज़रूर मदद करेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा भी क्यों ना मतलब थोड़ा भी क्यों ना, लेकिन आप पढ़िए बस। और आगे का तो रिवाइज होता ही रहेगा, पीछे का भी ज़रूर रिवाइज करते रहेगा, क्योंकि रिवाइज से ही आपको सक्सेस मिलेगा। रिवाइज अगर नहीं करेंगे तो वही भूल जाएंगे, तो वही पर मतलब कोई फ़ायदा नहीं बचेगा। इसीलिए बस आज के लिए बस इतना ही, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।